रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 3 की वीडियो को जिसमें चलो हमने मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आगे डिस्कस करना है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में देखो बेसिकली हो क्या रहा है। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके अंदर यूरिन फिल होता जा रहा है। यूरिन के फिल होने की वजह से इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं कि यार प्लीज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन भरता जा रहा है। तो मैसेज जाता है यूरिनरी ब्लैडर से स्पाइनल कॉर्ड तक। ये मैसेज कौन से नर्व फाइबर्स लेके जाएंगे? सेंसरी नर्व फाइबर्स लेके जाएंगे। और ये सेंसरी नर्व फाइबर्स आपको पता है पेल्विक नर्व के अंदर से गुजर रहे होते हैं। ठीक है जी, सेंसरी नर्व फाइबर पैगाम को लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से कहा भाई यूरिन भरता जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड कहती है चलो ठीक है मैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के सिग्नल्स भेज रही हूँ। तो स्पाइनल कॉर्ड पैगाम भेजती है विद कौन सी नर्व फाइबर से? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से पैगाम भेजती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर पेल्विक नर्व से ही गुजर रहे हैं। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से आया कि चलो ठीक है भाई अगर यूरिन तुम्हारे अंदर भर रहा है तो तुम थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन कर लो। और ये कॉन्ट्रैक्शन होती है जिनको हम कहते हैं मिक्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपके पास यूरिन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लैडर के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन होती चली जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ देखिएगा, सिग्नल जब जाता है ना एक दफ़ा, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली स्पाइनल कॉर्ड मिक्चुरेशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेजती ही चली जाएगी। थोड़ी सी देर के लिए सिग्नल भेजता है, फिर सिग्नल खत्म, फिर सिग्नल भेजता है, फिर सिग्नल खत्म। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही सिग्नल भेजा, जाहिर बात है देखो जब सिग्नल आएगा यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके डिट्रूसर मसल वगैरह थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लैडर में अचानक प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो यही उन्होंने शो किया हुआ कि प्रेशर अचानक बढ़ गया फिर नॉर्मल हो गया, फिर अचानक बढ़ गया फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये वाला सिलसिला आपके पास चलता चला जाएगा। लेकिन एक बात है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ब्लैडर के अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ज़्यादा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली बातें यहाँ पर डिस्कस की हुई है कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज करते चला जा रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रही है। अच्छा, ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस है ना, ये सेल्फ रीजनरेटिव होती हैं। क्या मतलब है? होता बेसिकली क्या, देखो यूरिन फेल हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने कहा यार बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा है, बहुत यूरिन हो गया, प्लीज़ कुछ करो। हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ताकि यूरिन निकले। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर और बढ़ गया, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहेंगे ओए होए होए मुझे तो और ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहते हैं मुझे और दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती है कि बस फिर हम थक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम ये रिफ्लेक्स जो है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले एक दफ़ा इस साइकिल की वजह से बहुत ज़्यादा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इंक्रीज करता है, और फिर फटीग की वजह से ये जो रीजनरेटिव रिफ्लेक्स है कि जो बार बार रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हो रहा था, इसकी फटीग हो जाती है और जनाब थोड़ी देर के लिए ब्लैडर जो है वो रिलैक्स कर जाता है। और हमने देखा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो प्रोग्रेसिव एंड रैपिड इंक्रीज इन द प्रेशर, जाहिर बात है जो सेल्फ रीजनरेटिव प्रोसेस है तो वो साइकिल चलता जा रहा है और हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। फिर सस्टेन्ड प्रेशर, और फिर नंबर 3 होता है आपके पास रिटर्न ऑफ द प्रेशर टू द बेसल टोन, यानी दोबारा वो प्रेशर खत्म हो गया। इसको अगर आप देखें ना, जब हमें यूरिन पास करने की अर्ज होती है, पहले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी होती है, हमें आइडिया होता है कि अच्छा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप हो रहा है, करते करते वो इंक्रीज करती है। ठीक है, और फिर जब फुल इंक्रीज कर जाती है तो फिर काफ़ी देर वो इंक्रीज ही रहती है। सही होगी बात, फिर थोड़ी देर बाद हम कहते हैं कि बस अब आना बंद हो गया या वो अर्ज खत्म हो गई। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उनको कंट्रोल करते रहें और हम यूरिन पास ना करें तो वो दोबारा वापस आ जाती है। अगर हमने ब्लैडर को एम्प्टी नहीं भी किया तो वो फटीग हो जाती है और ये टोन जो है ये वापस आ जाती है। लेकिन एक और चीज़ भी देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, जब ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप होता है ना सिर्फ ये यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, यानी हमें अर्ज डेवलप करवा रहे हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैगाम पुडेंटल नर्व्स को भी भेज रहे हैं। अब पुडेंटल नर्व्स कौन सी नर्व होती हैं? पुडेंटल नर्व वो नर्व है जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है। पुडेंटल नर्व वो नर्व है जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई कर रही है, और अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुल गया तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की वजह से यूरिन पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब पुडेंटल नर्व को भी ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहता है कि यार प्लीज़ तुम स्फिंक्टर को खोलो, लेकिन पुडेंटल नर्व कहती है एवं ही खोल दूँ, मैं तो इस बंदे के वॉलंटरी कंट्रोल में हूँ। तो पुडेंटल नर्व के ऊपर असरअंदाज होने वाली 2 चीज़ें हैं, एक बंदे का वॉलंटरी कंट्रोल जो ब्रेन स्टेम से आ रहा है, ठीक है, आपने पुडेंटल नर्व से कहा नहीं भी कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो, और दूसरा पैगाम है जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की तरफ से पुडेंटल नर्व को आ रहा है। इनमें से जो पैगाम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पुडेंटल नर्व उसकी बात मान लेगी। जिस तरह जब बहुत थोड़ा यूरिन आ रहा होता है या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उस वक्त आपका वॉलंटरी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो पुडेंटल नर्व आपकी बात मान लेती है, वो कहती है ठीक है मैं अभी यूरिन पास नहीं करूँगी। लेकिन अगर यूरिन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, तो फिर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो पुडेंटल नर्व को हुक्म करता है वो इतना ज़्यादा हुक्म होता है कि फिर पुडेंटल नर्व आपकी बात नहीं मानती, कहती है यार देखो प्लीज़ मुझे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की बात मानने दो। हमारे कंट्रोल के बावजूद भी थोड़ा बहुत यूरिन पास आउट हो जाता है, हमारे कंट्रोल के
मतलब ऑल्दो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल है और हम चाहते हैं कि इस वक्त ना पास करें, लेकिन ब्लैडर इतना फिल हो चुका है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इतना ज़बरदस्त डेवलप हो चुका है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी थोड़ा बहुत ओपन करवा दिया है और हमारे ना चाहते हुए भी पास हो गए। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को दो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, जाहिर वजह प्रोडेंडल नर्व को दो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, एक आपका वॉलंटरी कंट्रोल जो कि ब्रेन स्टेम से आ रहा है और दूसरा ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो जब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स अपने अरूज पर जाता है तो वो भी प्रोडेंडल नर्व को पैगाम देता है। अब देखना ये है कि प्रोडेंडल नर्व को कौन सा पैगाम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका वॉलंटरी पैगाम या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स से भेजा हुआ पैगाम। डनों के बाद फिर देखते हैं फैसिलिटेशन और इनहिबिशन ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बाय द ब्रेन। ब्रेन किस तरह से असरअंदाज हो रहा होता है इस मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से के ऊपर किस तरह से ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन में बेसिकली आपके पास एक तो फैसिलिटेटिव और इनहिबिटरी सेंटर्स होते हैं ब्रेन स्टेम में, ठीक है, ख़ास तौर पे पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो पॉन्स के अंदर फैसिलिटेटिव और इनहिबिटरी सेंटर है। नाम से ज़ाहिर है फैसिलिटेटिव सेंटर वो होंगे जो कि फैसिलिटेट करेंगे मिक्चुरेशन को, और इनहिबिटरी सेंटर्स वो होंगे जो कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, और एक तो ये ब्रेन में हो गया। दूसरा ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी एक इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पे। कभी कभी वैसे एक्साइटेटरी इफेक्ट भी होता है, लेकिन आमतौर पे इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। तो ब्रेन में दो जगह होती है जो कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को खासतौर पर रेगुलेट कर रही है, एक ब्रेन स्टेम जिसमें खासतौर पे पॉन्स का नाम लिया, और दूसरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक होगी बात। अब होता बेसिकली क्या है, मैंने पहला काम तो ये किया कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स से कहती है अच्छा ठीक है यार, ठीक है प्लीज़ अभी इतनी अर्ज डेवलप ना करो, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। एक तो उस अर्ज को कम करने की कोशिश करती है। दूसरा ये क्या काम करती है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को बंद रखती है ताकि यूरिन कहीं पास ना हो जाए। ठीक है, तो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में, हम उसको बंद रखते हैं कि कहीं यूरिन पास ना हो जाए। ठीक है, ऐसा करके हमने गुजारा कर लिया, करते करते हम वॉशरूम तक पहुंच गए। अब वॉशरूम तक पहुंच गए, फिर यही ब्रेन सेंटर जिन्होंने पहले मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनहिबिट किया हुआ था, अब वो कहते हैं कि हाँ अब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप कर लो। तो अब ये हेल्प करेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को डेवलप इनिशिएट करने में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कई दफ़ा होता है बहुत ज़्यादा अर्ज डेवलप हुई, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप हुआ, लेकिन आपने कंट्रोल किया, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स खत्म हो गया। ठीक है, जब आपको टाइम मिला आप गए वॉशरूम, जब हम गए, जब हम यूरिन पास करना चाह रहे हैं, उस वक्त मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो नहीं आ रहा, लेकिन हम अपने वॉलंटरी कंट्रोल से मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को डेवलप कर लेते हैं और हम यूरिन को पास कर छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता तो है ना ब्लैडर फेल हुआ है। तो हम खुद ब खुद ब्रेन के सेंटर इनिशिएट कर लेते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को, इनिशिएट भी कर लिया, और फिर हम एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर को भी खोल देते हैं, हम उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं ताकि वो भी खुल जाए और आराम से यूरिन पास किया जा सके। डनों की बात। फिर वो बात करें वॉलंटरी यूरिनेशन। वॉलंटरी यूरिनेशन क्या है, आपको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुआ, फिर भी आपने यूरिनेट करना है। मिसाल के तौर पे कहते हैं जी सफर पे निकलने लगे हैं जी, पहले वॉशरूम से हुआ, अब ऐसे मौके में मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप हुआ, लेकिन आप फिर भी वॉलंटरली चाहते हैं कि मिक्चुरेशन हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है यार, देखो यूरिन ब्लैडर की कौन सी नर्व जारी होती हैं, मोटर नर्व, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हमारे कंट्रोल में तो सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ना एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, पेट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो ब्लैडर है ना, ये दबता है, और इसके दबने से इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है। आपको पता है जब प्रेशर डेवलप होता है तो पैगाम जाता है सेंसरी नर्व के थ्रू, और फिर पैगाम आता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का। तो जब हम ब्लैडर को दबा लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं अपने एब्डोमिनल मसल्स की मदद से, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप होती है और हम अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी फौरी तौर पर खोल देते हैं जो हमारे कंट्रोल में था, और यूरिनेट कर लेते हैं। ठीक है, बाद आमतौर पर जब यूरिनेट करते हैं तो तकरीबन ब्लैडर में मौजूद सारा यूरिन निकल जाता है। बहुत कम कभी होता है कि 5 या 10 ml से भी ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रह जाए, वरना बस तकरीबन सारा यूरिन निकल ही जाता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास नॉर्मल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब देखते हैं एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द मिक्चुरेशन। पहली एबनॉर्मैलिटी तो ये है, वो नर्व जो कि ब्लैडर को स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली नर्व्स जो ब्लैडर और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में थी, जो पैगाम लेके जाती थी कि भाई यूरिन भर रहा है इसलिए प्लीज़ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बनाओ, ये नर्व्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। अगर ये नर्व्स डिस्ट्रॉय होंगी तो क्या होगा, इधर यूरिन भरता जा रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा, कोई सेंसरी सिग्नल ही नहीं आ रहे। तो ऐसे केस में यहाँ ब्लैडर जो ये बहुत ज़्यादा फेल हो जाएगा और कोई मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो तो तभी डेवलप होता है ना जब हम कहते हैं भाईजान यूरिन भर रहा है प्लीज़ कुछ करो, तब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है ना। तो अब नर्व्स है ही नहीं, पैगाम जा ही नहीं रहा, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ऐसी सिचुएशन में पैदा नहीं होगा। बस ब्लैडर भरता जाएगा, और भरने की वजह से कई दफ़ा हो सकता है कि कुछ ना कुछ यूरिन पास भी हो जाए, जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक होगी बात। तो ये इस तरह के इशू आ सकते हैं। कुछ उन्होंने आगे बताया हुआ है कि ये किस तरह कई दफ़ा होता है जब इंसान की क्रश इंजरीज हो, तो उसमें ये वाली नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, या साइफिलिस वगैरह के अंदर इस तरह के इश्यूज आते हैं। जिन्होंने बताया हुआ कंडीशन को हम ये नाम देते हैं, और ऐसे ब्लैडर को हम कहते हैं टैबिटिक ब्लैडर है ये, क्योंकि कंडीशन में जो इस कंडीशन को क्या कह रहे हैं,
टेबिस डॉर्सैलिस, ठीक है। और इस कंडीशन की वजह से जिस तरह का ब्लैडर हो चुका है अब उसको हम कहते हैं ये जो टेबिटिक ब्लैडर है, ये वो ब्लैडर है जिसमें यूरिन भर जाता है लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड को बताता ही नहीं है कि यूरिन भर गया है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक एब्नॉर्मेलिटी हो गई। दूसरी एब्नॉर्मेलिटी ये है ऑटोमेटिक ब्लैडर। इसमें क्या हुआ बेसिकली, स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो हो गया कट, ठीक है। अब आपका जितना भी वॉलंटरी कंट्रोल था वो ब्रेन की वजह से था ना, आप ब्रेन से मैसेज भेज के इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड रखते थे। अगर ब्रेन से ये कट हो गया, शुरू में तो यार कुछ भी नहीं होगा, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स वगैरह नॉर्मल भी डेवलप नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को मुसलसल ब्रेन से कुछ ना कुछ ताकत वगैरह मिलती रहती है, कुछ ना कुछ सिग्नल्स वगैरह मिलते रहते हैं। अब वो सिग्नल्स नहीं मिल रहे तो शुरू में तो स्पाइनल कॉर्ड कहती है यार ये हुआ क्या मेरे साथ, दुख में ही लगी रहती है, सोग में ही लगी रहती है, ठीक है। शुरू में तो कुछ भी नहीं डेवलप होगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद स्पाइनल कॉर्ड एहसास करती है कि चलो यार ब्रेन नहीं भी है, मैं अपना काम तो करूँ, तो जब ये अपना काम करना शुरू करती है तो नॉर्मल मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जो आपका वॉलंटरी कंट्रोल है या किसी पेशेंट का वॉलंटरी कंट्रोल है वो जनाब अब नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेन से कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप होगा और मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स पैटर्नल नर्व से कहेगा यार जरा खोला स्फिंक्टर, ये मान लेगी उसकी बात, खोल देगी स्फिंक्टर। तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसमें इंसान के कंट्रोल में नहीं होगा, बार बार उसको यूरिन पास होता चला जाएगा और बस उसको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बता रहे हैं पीरियोडिक बट अनअनाउंस्ड ब्लैडर एम्प्टीइंग अकरिंग, यानी आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे नहीं होता कि आप प्रॉपर मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप हुआ है आपको पता चला, ऐसा नहीं होगा, बस बार बार यूरिन पास होता चला जाएगा। तो ये आपके पास मुश्किल वाली बात है। अच्छा एक और बात, वो जो शुरू का टाइम था ना जिसमें स्पाइनल कॉर्ड शोक मना रहा था और स्पाइनल कॉर्ड शुरू में मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप नहीं कर रहा था, उस टाइम में ब्लैडर का क्या करें? स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन का कनेक्शन खत्म हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड शोक मना रहा है, इसलिए मतलब अभी उनको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करने को थोड़ा टाइम लगेगा, तो ब्लैडर इतनी देर क्या करे? तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं कि हम ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकाल लें। ठीक हो गई बात? हमारी बात है अपनी टेक्निक के मुताबिक से हम कैथेटराइजेशन की मदद से हम कोशिश करते हैं कि ब्लैडर की इंजरी ना हो और हम उसमें से यूरिन को निकाल लें, ब्लैडर का ओवर स्ट्रेच ना हो। डन हो गई बात, दो तरह की एब्नॉर्मैलिटी देख ली। तीसरी एब्नॉर्मैलिटी है अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। बात बेसिकली क्या है, नॉर्मल एग्जाम में हमने कहा था कि ब्रेन सेंटर्स जो है वो आमतौर पर मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनहिबिट कर देते हैं कि यार अभी प्लीज इनहिबिट हो जाओ, बाद में हम यूरिन पास करेंगे, ठीक है। तो अगर अनइनहिबिटेड हो तो ऐसी सिचुएशन में जब थोड़ा सा यूरिन आएगा और थोड़ा सा भी मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप होगा तो यूरिन पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इनहिबिट तो कर नहीं पा रहे मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को। नॉर्मली तो ये होता है ना जब थोड़ा बहुत यूरिन होता है तो हम इनहिबिट करते हैं, यार अभी यूरिन को और जमा होने दो, जब ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर हम कहते हैं चलो अब ठीक है अब हम मैक्चुरेशन कर लेते हैं। तो जो अनइनहिबिटेड है हो सकता है ब्रेन से सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, कुछ स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो गया, कोई ब्रेन स्टेम का डैमेज हो गया, भाई जो भी डैमेज हुआ है, किस्सा मुख्तसर यही है कि अब बार बार यूरिन आ रहा है फ्रीक्वेंटली और रिलेटिवली अनकंट्रोल्ड मैक्चुरेशन हो रही है क्योंकि हम इनहिबिट नहीं कर पा रहे मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को। छोटा सा भी मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते और यूरिन पास आउट हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास मैक्चुरेशन और उसकी डिटेल्स कंप्लीट होती हैं। ठीक हो गई बात। अब देखते हैं यूरिन की फॉर्मेशन को। यूरिन की फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिएगा होता क्या है, बेसिकली ब्लड गुजरा ग्लोमेरुलाइनस से इतने प्रेशर से गुजरता है कि बहुत सारा मटेरियल प्लाज्मा शलाज्मा जो होता है वो ब्लड में से फिल्टर होकर आ जाता है बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हो गई, फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आ गया, ठीक है। सारा कुछ ग्लूकोज भी आ गया, अमाइनो एसिड भी आ गए, वाटर भी आ गया, सोडियम भी आ गया, क्रेटिनिन भी आ गया, यूरिया भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। जो चीज़ें तो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी थी, कुछ वाटर ज़रूरी था, कुछ ये ग्लूकोज वगैरह ज़रूरी थी, वो हमने रीअब्जॉर्ब कर लिए। तो पहला काम फिल्टर आउट होना। दूसरा काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, मुख्तलिफ जगह पे हो रही होती है, प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूल में भी हो रही होती है, डिस्टल ट्रिब्यूल में भी हो रही होती है, लूप फंडे में भी हो रही होती है, ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और तीसरा काम होता है सिक्रीशन। जिस चीज़ से बॉडी बहुत ज़्यादा बेवजार होती है ना, वो बजाय इसके कि यहाँ से उसको रीअब्जॉर्ब करे बल्कि मजीद सिक्रीट भी कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं हाइड्रोजन मिसाल की बात कर रहा हूँ, हमने बॉडी से बहुत हाइड्रोजन आइंस को निकालना है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई जितने फिल्टर आउट हुए हुए हैं उनको तो हम रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उनको तो ज़ाया होने दो, बल्कि कुछ एडिशनल हाइड्रोजन आइंस भी हम डाल देंगे। तो तीन प्रोसेस हैं आपके पास, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। इन तीनों प्रोसेस को रेगुलेट करके हम किसी भी सब्सटेंस की एक्सक्रीशन को देख रहे होते हैं, ठीक है जी। किसी भी सब्सटेंस की एक्सक्रीशन, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्टर आउट ही नहीं होते। मिसाल के तौर पे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो यहाँ से फिल्टर आउट ही नहीं होंगी, आरबीसीज हैं वो यहाँ से फिल्टर आउट ही नहीं होते। तो वो सब्सटेंसेस तो हमने बॉडी के अंदर संभाल ली है, ब्लड के अंदर रह गए, जो हमने फिल्टर आउट ही नहीं किए। लेकिन जो फिल्टर आउट हो चुके हैं अब उनको भी हम देखते हैं किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें उसको रेगुलेट कर रही होती हैं। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होंगी जनाब वाली, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पहले उसको देखते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, जिनको हम चाहते हैं निकालें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं करते। जिस तरह के यहाँ डायग्राम ए में आप देख सकते हैं, ये आपके पास ब्लड गुजरा था ग्लोमेरुलाई में से,
वो जाहिर बात है आपको पता है फिल्ट्रेट निकला, यहाँ से फिल्ट्रेट निकला और हमने उस सब्सटेंस को जाने दिया, ज़ाया होने दिया, कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं किया। ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जिस तरह क्रेटिनिन वगैरह हो गया, वो सब्सटेंसेस जो हम चाहते हैं कि बचाएं ना, बच कर निकल जाएं। ठीक है, तो ये जितनी इनकी कंसनट्रेशन प्लाज्मा में थी, जाहिर बात है इसी कंसनट्रेशन के ये निकले, यूरिन में भी इनकी इतनी ही कंसनट्रेशन होती है। हम इनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है भाई जाओ हमारी बिला से। ठीक है, पहले टाइप ऑफ सब्सटेंसेस तो ये हो गए। फिर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ से तो निकल गए, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो। जिस तरह अगर सोडियम की बात की जाए, हम चाहते हैं बहुत थोड़ा सा सोडियम ज़ाया हो, ज़्यादा सोडियम ज़ाया ना हो। तो क्या होगा, सब सोडियम निकला ग्लोमेरुला से, पहले फिल्ट्रेशन हो गई इसकी। ठीक है, फिल्ट्रेशन तो हो गई ना, जारी बात है फिल्ट्रेशन हो गई आगे इधर बोमेंस कैप्सूल में, थोड़ा सा सोडियम हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया, बाकी हमने कहा ठीक है जाने दो। सही हो गई बात। तो पहले हमने वो सब्सटेंसेस पढ़े जिसकी जीरो रीअब्जॉर्प्शन हुई, फिर हम वो सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं कि थोड़ी बहुत रीअब्जॉर्प्शन हम कर लेते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए था। इसकी एग्जांपल में कौन से आते हैं? सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गई, सारे वही सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तीसरे वो सब्सटेंसेस हैं जो हम चाहते हैं थोड़े से भी ज़ाया ना हो, जिस तरह ग्लूकोज। ग्लूकोज को ज़ाया भी करा जाता है भला, या अमाइनो एसिड्स, इनको तो ज़ाया नहीं करना। तो ये जितने फिल्टर आउट हो रहे होते हैं, हम सारे के सारे वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड बहुत सब्सटेंसेस हैं जो कि सारे के सारे कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो गए, यूरिन में बिल्कुल नहीं एक्सीड होते, यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं निकलेगी। ठीक हो गई बात, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं निकलती। बाकी डायबिटीज़ वगैरह या इस तरह की सिचुएशन में निकलती होती है, वो बाद की बातें हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, 3 तरह के सब्सटेंसेस हो गए। चौथी तरह के सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनसे हम इतने आवाज़ आ रहे हैं कि वो फिल्टर आउट हुए, हमने ना सिर्फ उनको रीअब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि थोड़े से हमने वो सिक्रीट भी कर दिए, मजीद भेज दिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास कुछ एसिड्स वगैरह आए, ठीक है, हमने एसिड को रीअब्जॉर्ब तो क्या कर रहा था, ब्लड ने कहा यार जो बचे कुछ एसिड मेरे पास हैं इसको भी ले जाओ यूरिन में। ठीक हो गई बात। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को ना सिर्फ रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता बल्कि सिक्रीट कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन तो सबकी होगी ना, इन चारों की हमने फिल्ट्रेशन तो करवाई है। किसी की फिल्ट्रेशन के बाद कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो जितने ब्लड में जितने वेस्ट हो गए, जैसे कि क्रेटिनिन। किसी की थोड़ी बहुत रीअब्जॉर्प्शन हो गई, बाकी ज़ाया हो गया, जैसे सोडियम और क्लोराइड। किसी की कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो गई, जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। किसी की रीअब्जॉर्प्शन तो दूर की बात है, उल्टा सिक्रीट कर रहे हैं हम, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस होती हैं जिनको हम उल्टा निकालते हैं। दोनों की बात, तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो मेनली रोल प्ले कर रही होती हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ रेपिटेशन है, वो बता रहे हैं कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है एज कम्पेयर टू सिक्रीशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। यार देखो बात पता है क्या है, ये जो फिल्ट्रेशन वाला काम है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। वाटर बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट हो रहा होता है, इसी तरह ग्लूकोज वगैरह भी फिल्टर आउट हो रही होती है। तो हमने सारी चीज़ों को अगर बॉडी में बचाना है तो जाहिर बात है रीअब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। तो रीअब्जॉर्प्शन बहुत अहम चीज़ है हमारे पास। बाकी वो आगे बता रहे हैं हम चीज़ों की किस तरह से रेगुलेशन करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, जिस तरह सोडियम वगैरह हो गया, अगर तो बॉडी में ज़्यादा सोडियम है, ठीक है, मैंने सोडियम के बारे में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी ज़ाया होने देते हैं। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम हो तो हम थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादातर ज़ाया होने देंगे। ठीक है, और अगर बॉडी में सोडियम की कमी है तो फिर हम ज़्यादातर रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को हम इसी तरह से रेगुलेट कर रहे होते हैं, हम रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। फिर जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज अमाइनो एसिड को कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बातें पहले पढ़ चुके हैं, पता नहीं क्यों गाइडिंग को रिपीट करने का शौक है। बहरहाल ये वो बातें हो गई, इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं बॉडी की नीड्स के मुताबिक। अच्छा, फिर कौन चीज़ देखिएगा, ये जो फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन है ना, इनको थोड़ा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज करने से कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है। किस तरह से, देखो बात असल में ये है, मिसाल के तौर पे मिसाल कंसिडर करते हैं, एक दिन में ग्लोमेरुलाई में से तकरीबन 180 लीटर्स वाटर जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, ये फिल्टर आउट होता है, और उस 180 लीटर्स में से हम तकरीबन 178 लीटर्स या 179 लीटर्स वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस यूरिन में ले आते हैं। तो बाकी कितना बचा, 1 लीटर या 1.5 लीटर वो यूरिन में एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, ये मिसाल की बात। अब अगर किसी इंसान में 180 लीटर्स की बजाय ये जो फिल्ट्रेशन है ये थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाए, मिसाल के तौर पर 10% इंक्रीज़ कर जाए, 198 लीटर्स आना शुरू हो जाए, और रीअब्जॉर्प्शन उतनी की उतनी रहे जितनी पहले थी। ठीक है, अगर पहले 178 लीटर्स थी अभी भी उतनी रहे, तो क्या होगा, 198 लीटर्स आ रहा है और 178 रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो भैया 20 लीटर वाटर जो है वो यूरिन में ज़ाया हो जाएगा। तो सिर्फ 10% फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करने से इतना ज़्यादा एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कर चुकी हुई है। ठीक है, इसी तरह से रीअब्जॉर्प्शन अगर थोड़ी सी कम हो जाए, 5% कम हो जाए, 178 के बजाय 172 हो जाए, तो सारी बात है अगर 180 लीटर्स आ रहा है और 172 लीटर्स रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो भाई 8 लीटर ज़ाया हो जाएगा।
ठीक है। तो फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि इनमें अगर माइन्यूट चेंजेस भी आ जाए तो वो हकीकत में बहुत बड़ी चेंजेस बन जाती है। अच्छा, ये कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि यार हमारी बॉडी में 180 लीटर्स तो पानी होता ही नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा कैसे हमने फ़िल्टर आउट कर लिया है। ठीक है, ये बेसिकली देखो पूरे दिन में 180 लीटर्स फ़िल्टर आउट हो रहा होता है। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह एक क्लास के अंदर मिसाल का, या मैं एक क्लास है, ठीक है, मेन हॉल है। अब उस हॉल के अंदर बच्चे क्लास पढ़ रहे होते हैं, उनकी एक लेक्चर के बाद ये इस हॉल में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब इस दरवाजे के बाहर ना मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके पास प्ले ग्राउंड है और अंदर आके पास क्लासरूम है। एक लेक्चर हुआ, बच्चों को छुट्टी हो गई, बच्चे सारे बाहर आ गए, 100 बच्चे इस दरवाजे से बाहर आ गए, ठीक है। ये दरवाजा सिर्फ एग्जिट के लिए है। जब अगला लेक्चर होना था तो बच्चे इधर वाले दरवाजे से दोबारा क्लासरूम में एंटर हो गए, ठीक है। घंटे बाद लेक्चर ओवर हुआ, फिर 100 बच्चे बाहर आ गए, तो 200 बच्चे बाहर आ गए या नहीं आ गए। अगर एक बंदा सिर्फ दरवाजे पे खड़ा है और वो बच्चे गिन रहा है कितने बच्चे बाहर है, वो कहेगा ओए 200 बच्चे बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए बच्चे दोबारा अंदर गए, बैठे रहे, जब लेक्चर ख़त्म हुआ, होम टाइम हो गया, तो फिर वो 100 के 100 बच्चे बाहर आ गए। इस दरवाजे से अगर देखा जाए तो एक दिन में तकरीबन 300 बच्चे बाहर आए हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि यार बच्चे तो टोटल 100 हैं, मैं कह रहा हूँ दरवाजे से 300 बच्चे बाहर हैं, ये कैसे हो सकता है। तो वही बच्चे बार बार गुजर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे होता है, आपके ब्लड का वॉल्यूम टोटल ऑलमोस्ट कोई 5 लीटर होता है, लेकिन हम कह रहे हैं 180 लीटर जो है वो फिल्टर आउट हो रहा है। तो वो ऐसे ही फिल्टर आउट होता है, एक दफ़ा वाटर फिल्टर आउट हुआ 180 लीटर्स, वापस रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, जब दोबारा ब्लड गुजरा फिर 180 लीटर्स तो एक दफ़ा में नहीं होगा, जाहिर सी बात है। एक दफ़ा अगर आपका ब्लड टाइम आ गया 5 लीटर्स, ठीक है, एक दफ़ा जब वो किडनी से गुजरा तो 1 लीटर फिल्टर आउट हो गया, और वो 1 लीटर में से 0.9 लीटर हमने रीअब्जॉर्ब भी कर लिया। जब दोबारा ब्लड गुजरा फिर 1 लीटर फिल्टर आउट हुआ और 0.9 लीटर हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह से बार बार जो ब्लड है उसमें जो वाटर फिल्टर आउट होता जाएगा और हम उस वाटर को रीअब्जॉर्ब करते जाएंगे, तो टोटल वाटर कितना फिल्टर आउट हो रहा है वो हम कह रहे हैं एक दिन में 180 लीटर होता है। ठीक हो गई बात। आखिर में बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा सोल्यूट को फिल्टर आउट करने की क्या ज़रूरत है यार, थोड़ा सा क्रेटिनिन निकालना था वो निकाल देते, इतना 180 लीटर पानी को निकाल रहे हैं, फिर सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसकी सारे झंझट पे पड़ने की क्या ज़रूरत थी, क्या हिकमत है इसके पीछे। ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की जो भी इस मैकेनिज्म बनाए हुए हैं इनके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, कुछ ना कुछ होता है। पहली चीज़ तो ये है, हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को रैपिडली रिमूव कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब हम सारी चीज़ों को एक दफ़ा निकाल रहे हैं तो एक दफ़ा सारी चीज़ें निकलेंगी ना, उनमें से जिन चीज़ों को निकालना है वो निकल जाए और जिनको रीअब्जॉर्ब करना है उनको रीअब्जॉर्ब कर लो। इसके बरक्स अगर हम कहते हैं यार नहीं इतनी फिल्टर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दिन में थोड़ा करके फिल्टर आउट किया करो, तो ज़ाहिर बात है फिर केराटिन भी थोड़ी निकलेगी। हम तो उसको रैपिडली निकालना चाहते हैं। हम इस वजह से ये फिल्ट्रेशन का फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा सारे सब्सटेंसेस रैपिडली निकलते हैं, फिर जिनका काम है उनको वापस रख लो, जो बेकार है उनको आगे भेजो। तो इस तरह बेकार सब्सटेंसेस ज़्यादा रैपिडली रिमूव हो जाते हैं। ये तो हो गई पहली हिकमत, ठीक है। ये पहली चीज़ है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि सारा फ्लूइड देखो बार बार फिल्टर्ड हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है। सारे पानी को हम गुजारते हैं और चेक करते हैं यार कोई चीज़ अगर इसकी फालतू है तो उसको ज़ाया कर दो, बाकी अंदर रख लो, कोई चीज़ फालतू से ज़ाया कर दो। इसके बरक्स अगर फिल्टर आउट ही थोड़ा सा हो रहा होता तो हो सकता है कोई हार्मफुल चीज़ होती, कोई ड्रग्स होते वो आपके ब्लड के अंदर ही रहते काफ़ी देर। अब हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सारा ब्लड को सारा ब्लड नहीं मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं और देखते हैं कोई ड्रग्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तो ज़ाया कर दो, बाकी वाटर वगैरह वापस ले आओ। तो इस तरह से ये फ्लूइड है ये फिल्टर्ड हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है आपके पास। ये यहाँ पे आपके पास गार्डन का चैप्टर 26 खत्म भी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।